चलिए, ड्रग की डेफिनेशन बताइए। ड्रग क्या होती है? व्हाट इज ड्रग? ड्रग ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिजीज के प्रिवेंशन में, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में, सिम्टम्स के सप्रेशन में और प्रोफाइलेक्टिक पर्पस से यूज किए जाते हैं। प्रोफाइलेक्टिक पर्पस का एग्जांपल है वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप करती है। अभी कोविड काल में वैक्सीन लगे हैं ना आपको? फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज। ठीक है। जब भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो जितने भी सिम्टम्स डेवलप होते हैं, एलर्जी की वजह से फीवर आ रहा है, सिम्टम है, पेन फील हो रहा है, सिम्टम है, तो इन सिम्टम को सप्रेस करने के लिए दवाइयों का यूज होता है। किसी बीमारी को क्योर मतलब जड़ से बीमारी को खत्म करने के लिए। डायग्नोसिस मतलब बीमारी की जांच करने के लिए, मरीज को कौन सी बीमारी है इसके पता लगाने के लिए। डायग्नोसिस के लिए भी हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। ठीक है। पेन का सेंसेशन हम पसंद नहीं करते। ठीक है, जब भी हमें पेन होता है या तो हमें नींद नहीं आएगी, है ना, हमारी भूख प्यास चली जाएगी और हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं पेन की वजह से। पेन सेंसेशन किसी को भी पसंद नहीं है, सभी पेन को डिसलाइक करते हैं। और ये और बढ़ जाता है जब यदि हमारी बॉडी पे कभी सर्जरी परफॉर्म हो, है ना। एक छोटा सा हिल्ला तो हमें गड़ता है तो बहुत तकलीफ होती है ना। कभी हमारी उंगली कट जाए चाकू से तो हमें काफी पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, और उसको देख के हमें घबराहट भी होती है, एंशियसनेस होती है। तो जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है बेटा, तो काफी हद तक कोशिश की जाती है कि उसको नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाए। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू उसकी डिजीज को ट्रीट किया जाए, क्योर किया जाए। उसके लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके, उसके खान पान को मॉडिफाई करके, उसके डाइट में कुछ बदलाव लाए जाए, या कोई ऐसा कॉज जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा है उस कॉज को इरेज किया जाए। एक्सरसाइज के थ्रू बीमारियों को ठीक किया जाए, मेडिटेशन के थ्रू, योगा प्राणायाम के थ्रू। पर नॉन फार्माकोलॉजिकल से यदि बीमारी ठीक नहीं होती तो फिर हमें फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। फार्माकोलॉजिकल का मतलब है किसी बीमारी को दवाई की हेल्प से ठीक करना। और यदि वो दवाई से भी ठीक नहीं होती तो लास्ट ऑप्शन होता है बेटा सर्जरी। सर्जरी में बीमारी के कारण को हमारे बॉडी से रिमूव किया जाता है, या सर्जरी के थ्रू हमारे बॉडी का किसी पार्ट को हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सर्जरी होती है, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। तो ये मेजर सर्जरीज हैं। या किसी की बॉडी में कहीं कोई इंटरनली ट्यूमर का फॉर्मेशन हो गया है, तो हम उस ट्यूमर को बॉडी से सर्जरी के थ्रू काट के निकाल देंगे। तो जब हमारी बॉडी पे बेटा सर्जरी होती है तो काफी पेन होता है। एंशियंट टाइम में जब पहले सर्जरी की जाती थी तो लोग दर्द से मर जाते थे। जब सर्जरी होती थी तो डॉक्टर तो दो दो डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं, है ना, लेकिन पकड़ने के लिए 10-12 लोग लगते थे, क्योंकि पेशेंट कोऑपरेट नहीं करता था। और पेशेंट क्यों कोऑपरेट करे? सर्जरी में इतना भयंकर पेन होता है कि पेशेंट मचल जाता है, मरना पसंद करता है लेकिन सर्जरी करना पसंद नहीं करा, सर्जरी नहीं कराता पेशेंट। पहले लोग मर जाते थे लेकिन सर्जरी नहीं करवाते थे, क्योंकि सर्जरी में पेन बहुत होता था। और जो करवाता था सर्जरी, वो सर्जरी के पेन को सह नहीं पाता था, तो सर्जरी के दौरान उसकी मौत हो जाती थी। और लोग अपने रोग को छुपा के रखते थे, डॉक्टर से शेयर नहीं करते थे। दवाई से ठीक होता है तो ठीक है, और नहीं तो डॉक्टर कहता था सर्जरी करूंगा, तो पेशेंट की रूह कांप जाती थी कि सर्जरी कैसे करवाऊं। लेकिन 18वीं शताब्दी में एक वैज्ञानिक ने ईथर सूंघा के लोगों की सर्जरी करना शुरू किया, पर वो किसी को बताता नहीं था कि मैं सर्जरी करता कैसे हूँ। वो किसी को बताता नहीं था कि मैं सर्जरी कैसे करता हूँ। वो ईथर सूंघा देता था।
ईथर एक लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं ना, केमिकल ईथर। ईथर को सुंघाने से, क्लोरोफॉर्म को सुंघाने से क्या होता है? मरीज बेहोश हो जाता है। एक होता है सुन्न, एक होता है बेहोश। सुन्न में क्या होता है बेटा, बॉडी का कोई लोकलाइज्ड एरिया डिसेंसिटाइज हो जाता है, उससे सेंसेशन हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता, है ना। जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन, यदि किसी को दाढ़ निकलवानी है तो लोकलाइज्ड एरिया को सुन्न कर दिया जाता है, तो उसके लिए हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। और ये टॉपिकल एजेंट होते हैं, मतलब स्किन पे अप्लाई किए जाते हैं, या तो फिर निडिल की हेल्प से उसको डर्मिस एपिडर्मिस तक लगा दिया जाता है ना। मतलब बॉडी में सुपरफिशियली यदि कोई माइनर सर्जरी करनी है, किसी के पाँव में यदि कोई चाई बन गई, गांठ बन गई, उस गांठ को हमें निकालना है, तो पेशेंट को बहुत ज्यादा पेन होगा। तो हम उसके लोकलाइज्ड एरिया को यदि डिसेंसिटाइज कर देते हैं, वहां पर लॉस ऑफ पेन सेंसेशन कर देते हैं, तो हम आसानी से उस माइनर प्रोसीजर को हम परफॉर्म कर सकते हैं, पेशेंट कॉपरेट भी करेगा, है ना। लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल है जैसे लीडोकेन की जेली आती है ना। जैसे डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट्री में क्या करते हैं, टूथ एक्सट्रैक्शन करते हैं। टूथ में यदि किसी कैविटी का फॉर्मेशन हो गया है तो उसकी सफाई करेंगे, तो उसकी सफाई करने के लिए वहां पर लोकल एनेस्थेटिक का यूज करते हैं। तो लोकलाइज्ड एरिया डिसेंसिटाइज हो जाता है, पेशेंट को पेन का सेंसेशन नहीं होता, पेशेंट माइनर सर्जरी में कॉपरेट करता है हमारे साथ। वहीं पर बेटा यदि मेजर सर्जरी हो, किसी की बाईपास सर्जरी करनी है, किसी के स्टमक की सर्जरी करनी है ना, हार्ट की सर्जरी करनी है, किडनी की सर्जरी करनी है, तो जो मेजर सर्जरी, हमारे जो बॉडी के मेजर ऑर्गन है, विसरल ऑर्गन है ना, इनमें जो पेन होता है वो बहुत इंटेंस होता है। तो इस पेन की इंटेंसिटी को कम करने के लिए, और पेशेंट को जब ऑपरेशन थिएटर में आप लेके जाते हो, तो वहाँ की जो मशीनरी होती है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं, डॉक्टर जो छुरी यूज करता है, जो ब्लेड यूज करेगा, सिजर यूज करेगा, इसको देख के पेशेंट डर जाता है। तो जब पेशेंट डर जाता है तो पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाएगी तो बीपी बढ़ जाएगा, और बीपी बढ़ जाएगा तो पेशेंट कॉपरेट नहीं करेगा, वो डर जाएगा, है ना। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब हम किसी पेशेंट की सर्जरी करें तो उसमें लॉस ऑफ पेन का सेंसेशन हमें चाहिए, ठीक है, और उसकी होल बॉडी में चाहिए हमें, है ना। एनेस्थेसिया का मतलब होता है किसी भी पेशेंट को फ्री फ्रॉम पेन कर देना, उसको अचेत अवस्था में लेके आ जाना, है ना। हमारे अंदर जब हम सोते हैं तो यदि हमें कोई हाथ लगाए, पॉसिबली हिलाए, तो हम उठ जाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस पेशेंट को एनेस्थेसिया हमने दे दिया, उसको हम हिलाएंगे डुलाएंगे तो वो उठने वाला नहीं है। ये अंतर होता है एक नॉर्मल स्लीप में और एनेस्थेसिया में। एनेस्थेसिया में पेशेंट को पेन का एहसास नहीं होता, आप उसकी बॉडी पे यदि कट लगाओगे तो वो उठने वाला नहीं, जागने वाला नहीं, ठीक है। तो एनेस्थेसिया आईवी रूट से दिया जाता है, इनहेलेशन रूट से दिया जाता है, सूंघ के, है ना, उसके लिए गैसेस फॉर्म में ड्रग यूज किए जाते हैं, और आईवी रूट से दिया जाता है, इंट्रावेनस रूट से। तो आइडियली क्या है, एनेस्थेसिया में पेशेंट मेजर सर्जरी के लिए कॉपरेट करता है, और वो एक डीप स्लीप में चला जाता है, उसके मसल्स सारे रिलैक्स हो जाते हैं। एमनेसिया हो जाता है पेशेंट को। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। एपनिया जैसे मैंने आपको बताया था, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। एम एपनिया मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग, और एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। तो जब पेशेंट की सर्जरी करते हैं बेटा, तो उस दौरान उसको कुछ याद नहीं रहता कि मेरे साथ क्या हुआ है। किसी को यदि एनेस्थेसिया दिया हो, उसकी सर्जरी हुई हो, और जब वो एनेस्थेसिया से बाहर आएगा, दवाई के प्रभाव से, इफेक्ट से बाहर आएगा, होश में आएगा, और आप उससे पूछोगे कि भाई क्या देखा ऑपरेशन थिएटर में, कैसी हुई सर्जरी, कौन किसने की, वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको एमनेशिया हो गया था उस वक्त। किस वजह से? एनेस्थेसिया की वजह से। और जब एनेस्थेसिया देते हैं तो पेशेंट के जो वॉलेंटरी मूवमेंट्स होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, है ना। उसकी जो मोटार एक्टिविटी होती है
और जो ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस होते हैं। सामान्यतः यदि आप किसी पेशेंट की आंख में टॉर्च मारोगे तो उसकी आंख मिचमिचाएगी, है ना, उसके जो आंख की पुतली है वो डायलेट हो सकती है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो सकती है। बताया था ना आपको मैंने, मियोसिस, माइड्रेसिस, उसके आईलैसेस मूव कर सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्सेस उसकी बॉडी में आएंगे। पर जब पेशेंट को हम एनेस्थीसिया देते हैं तो ये रिफ्लेक्सेस उसकी बॉडी में नहीं आते। ठीक है। तो आइडियली एनेस्थेसिया में होना ये चाहिए कि पेशेंट की बॉडी में पेन नहीं होना चाहिए, डीप स्लीप में चला जाए, उसको एमनीशिया हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, उसके मसल्स रिलैक्स होने चाहिए, ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस उसकी बॉडी में नहीं आने चाहिए। और एनेस्थेसिया से पहले हम जो मेडिकेशन यूज करते हैं उसको हम प्री एनेस्थेटिक ड्रग्स कहते हैं। ये हम बेटा इसलिए यूज करते हैं कि अब पेशेंट को तो हमने एनेस्थेसिया दे दिया है, अब उसके बॉडी में जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्या पेशेंट की ब्रीदिंग यदि रुक गई तो हमारे एनेस्थेसिया देने का कोई मतलब है? नहीं। पेशेंट का राम नाम सत्य हो जाएगा। पेशेंट की हार्ट बीट रुक गई तो पेशेंट मर जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि पेशेंट की डेथ हो जाए, क्योंकि हम सर्जरी इसलिए कर रहे हैं कि हम पेशेंट की जान बचा सके। पर ऐसा ना हो कि पेशेंट की जान चली जाए। एनेस्थेसिया यदि ओवरडोज दे दिया गया एनेस्थेसिया का तो पेशेंट फोर्थ स्टेज में चला जाता है, जिसको हम मेडुलरी डिप्रेशन कहते हैं। और इसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, पेशेंट के इंटरकोस्टल मसल्स काम करना बंद कर देते हैं और उसका रिस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है, और जिस वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। एनेस्थेसिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। या क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज एनेस्थेसिया, या आपसे पूछ सकते हैं व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन लोकल एंड जनरल एनेस्थेटिक, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं किसी टर्मिनोलॉजी पर, है ना। आपको चार टर्मिनोलॉजी दे देंगे और आपको बताना पड़ेगा उसका मीनिंग क्या है। मेडिकल फील्ड में टर्मिनोलॉजी का काफी इंपॉर्टेंस होता है, तो आपको टर्मिनोलॉजीज को ध्यान रखना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। हमने समझा एनेस्थेसिया क्या होता है, एनेस्थेसिया के टाइप्स हमने देखे। एक होता है लोकल एनेस्थेसिया, एक होता है जनरल एनेस्थेसिया, और एक होता है रीजनल एनेस्थेसिया। रीजनल एनेस्थेसिया में स्पाइन में इंजेक्शन के थ्रू बॉडी के किसी एरिया को, वहां के सेंसेशन को ब्लॉक कर दिया जाता है। जैसे पर्टिकुलरली कोई चाहता है कि मेरे राइट हैंड में सेंसेशन खत्म हो जाए, तो राइट हैंड में ही सेंसेशन खत्म होगा, पूरे राइट हैंड में। ठीक है। जैसे आपके कमर में एक इंजेक्शन लगाया तो आपके कमर का नीचे का हिस्सा सुन्न हो गया। किसी के जैसे किसी के फिस्टुला की सर्जरी करनी है ना, इंटरनली यदि हेमरॉइड्स का फॉर्मेशन हो गया है और उसकी सर्जरी करनी है, तो इस स्पाइन में एक इंजेक्शन लगाएंगे एक स्पेसिफिक रीजन में। तो जो लोअर लिम्ब है, कमर के नीचे का हिस्सा है, वो डिसेंसिटाइज हो जाएगा। ठीक है, वो पैरालाइज हो जाएगा। पेशेंट उसको चाह के भी हिला नहीं पाएगा और उसमें दर्द का सेंसेशन भी उसको नहीं होगा। तो सर्जरी परफॉर्म कर लेंगे, फिर बाद में रिकवरी हो जाएगी। ठीक है। तो ये होता है रीजनल, रीजनल एनेस्थेसिया, जिसको हम नर्व कंडक्शन ब्लॉक भी बोलते हैं, मतलब नर्व के कंडक्शन को हम ब्लॉक कर देते हैं। तो तीन टाइप के एनेस्थेसिया हमने देखे हैं। इसके एग्जांपल, जनरल एनेस्थेसिया आपको मैंने बताया, इथर क्लोरोफॉर्म, है ना, प्रोपोफोल है, कीटामीन है, थियोपेंटल सोडियम है। ये सब जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं और इनको क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कोई इनहेलेशन रूट से दिया जा रहा है जो गैसेस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में है, और कोई आपका आईवी रूट से दिया जा रहा है ना। ओरल रूट से जनरल एनेस्थेटिक यूज नहीं करते हैं। तो हमने देखा एनेस्थेसिया की हमें क्या जरूरत पड़ती है सर्जरी के दौरान, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके टाइप्स हमने देखे, इसके एग्जाम्पल हमने देखे, इसके इसकी आइडियल कंडीशन हमने देखी कि किस तरह से हम इसकी आइडियल कंडीशन को अचीव कर सकते हैं। अब जो व्यक्ति ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट को एनेस्थेसिया की कंडीशन में लेके जाता है उसको हम कहते हैं परफ्यूशनिस्ट। परफ्यूशनिस्ट का एक कोर्स होता है, उसमें व्यक्ति केवल ये सीखता है कि किसी भी पेशेंट को, मरीज को एनेस्थेसिया कैसे दिया जाता है। डॉक्टर सर्जरी का काम करता है ना, नर्सेज उसको सपोर्ट करती हैं, कोऑपरेट करती हैं। ठीक है। तो ऑपरेशन थिएटर में कम से कम यदि एक ऑपरेटिव ऑपरेशन चल रहा है, एक
फंक्शनल बेड है तो वहां कम से कम 3 नर्स की जरूरत पड़ती है। और जब भी डॉक्टर सर्जरी परफॉर्म करता है तो जो भी इक्विपमेंट उसने यूज किए उसकी काउंटिंग होती है ना, ताकि सभी इक्विपमेंट को, मतलब जो सिजर यूज हुआ है, जो भी उसने ब्लेड यूज की है, उसकी काउंटिंग इसलिए होती है कि कहीं वो अंदर कोई छूट ना जाए, मिस ना हो जाए। तो आप काउंट कर लोगे कि इतने यूज हुए हैं, तो फिर पता चल जाता है कि भाई सारे बाहर ही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि सर्जरी के दौरान कोई इक्विपमेंट, छोटा इक्विपमेंट डिवाइस, कोई सिजर या ऐसा कुछ, कोई ब्लेड, ये अंदर छूट सकता है। तो इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। और ऑपरेशन थिएटर में पेशेंट तो अनकॉन्शियस होता है, उसको आसपास के बारे में कुछ नहीं पता होता क्या चल रहा है, आसपास कितने लोग हैं, है ना, बस उसकी नॉर्मल ब्रीदिंग चल रही होती है, उसकी हार्ट रेट चल रही होती है बस। और सर्जरी के पहले पेशेंट को सलाह दी जाती है कि 8 घंटे पहले वो कुछ खाए पिए नहीं, है ना। ऐसा इसलिए कहा जाता है पेशेंट को, ताकि सर्जरी इजिली उसकी बॉडी पे परफॉर्म की जा सके। नहीं तो हो सकता है कि उसके जो मतलब एनस के मसल्स है वो यदि रिलैक्स हो जाए तो फीसेस पास हो सकते हैं, है ना, उसको वोमिटिंग हो सकती है ना, या वो यूरिनेट कर सकता है। और सर्जरी के पहले पेशेंट को आईवी फ्लूइड भी लगा दिया जाता है, ताकि सर्जरी के दौरान यदि थोड़ी ब्लीडिंग हो तो उसकी बॉडी में जो पेशेंट हाइपोवॉल्मिक कंडीशन में ना जाए। नहीं तो फ्लूइड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो सर्जरी के पहले प्रॉपर आईवी फ्लूइड पेशेंट को दिए जाते हैं। पेशेंट को कहा जाता है कि वो यूरिन करके आ जाए। और खाता तो कुछ है नहीं, ओरल रूट से 8 घंटे पहले कुछ भी नहीं लेगा, फास्टिंग कंडीशन में रहना पड़ता है। यदि कल सर्जरी है तो आज शाम से ही खाना बंद करना पड़ता है। ठीक है। तो पेशेंट को क्या है, एक तो सर्जरी के पहले भी केयर दी जाती है ना, और सर्जरी के बीच में भी पेशेंट का ध्यान रखा जाता है, और सर्जरी के बाद में भी पेशेंट का ध्यान रखा जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्री ऑपरेटिव केयर, पोस्ट ऑपरेटिव केयर और इंट्रा ऑपरेटिव केयर। ऑपरेशन मतलब सर्जरी, तो प्री मतलब पहले, पोस्ट मतलब बाद में, इंट्रा मतलब इन बिटवीन, दोनों के बीच में। तो ये 3 तरह की केयर पेशेंट को दी जाती है। और कुछ मेडिकेशन ऐसे हैं जो एनेस्थेसिया से पहले यूज किए जाते हैं, उनको हम प्री एनेस्थेटिक एजेंट कहते हैं। कुछ मेडिकेशन ऐसे होते हैं जो सर्जरी के बाद यूज किए जाते हैं, हम उनको पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशन कहते हैं। जैसे एनेस्थेसिया के बाद जब पेशेंट होश में आएगा तो हो सकता है सर्जरी का पेन उसको हो, तो उसके लिए हमने उसको एनाल्जेसिक्स दे दिए, एनसेड्स दे दिए, है ना। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव में आ गया। अब हमने जो सर्जरी की है वहां पर इन्फेक्शन ना हो, तो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमने उसको एंटीबायोटिक्स दे दिए। तो ये पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ एनेस्थेसिया। तो कुछ फैक्ट है जो हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले 1920 में गडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन स्टेजेस को एक्सप्लेन किया था। ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखना, सर्जरी थर्ड स्टेज में परफॉर्म की जाती है। कौन सी स्टेज में? थर्ड स्टेज में, जिसको हम सर्जिकल एनास्थेसिया बोलते हैं। इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। और फोर्थ स्टेज में पेशेंट को नहीं जाने दिया जाता, है ना। और यदि कोई पेशेंट चला गया तो उसकी डेथ हो जाती है, या तो वो कोमा में चला जाता है। तो अब हम इसकी वन बाय वन स्टेजेस देखते हैं। जो पहली स्टेज होती है बेटा, इसकी शुरुआत होती है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। जैसे ही हम पेशेंट को ड्रग एडमिनिस्टर करेंगे तो वो पहली स्टेज में आएगा। तो पहली स्टेज होती है एनाल्जेसिया की। एनाल्जेसिया मतलब उसके बॉडी से पेन का सेंसेशन चला जाता है पहली स्टेज में ही। ठीक है। पहली स्टेज में क्या है, उसकी बॉडी से पेन का सेंसेशन चला जाएगा। और हम पता कैसे करेंगे कि भाई अब एनाल्जेसिया की शुरुआत हो गई है, वो फर्स्ट स्टेज में आ गया है? तो उसके जो आई लैसेस के रिफ्लेक्सेस हैं ये रुक जाते हैं, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये इसकी पहली स्टेज होती है, मतलब पहली स्टेज में ही पेन चला जाता है। लेकिन पेन चला गया इसका मतलब ये नहीं कि हम पहली स्टेज में सर्जरी कर देंगे, नहीं, है ना। हम उसमें सर्जरी नहीं करेंगे, केवल हम चिमटी काट के देखते हैं, है ना। उसमें पेशेंट फील भी कर सकता है, दे मतलब उसको कोई छुए तो उसको केवल फील होगा, दर्द नहीं होता है।
है ना। तो आप उसको जोर से चिमटी काटोगे तो उसको दर्द नहीं होगा। ठीक है। पेशेंट बाकी देख सकता है उसके आसपास क्या चल रहा है, मतलब उसकी कॉन्शियसनेस बनी रहती है, केवल लॉस ऑफ पेन सेंसेशन होता है। दूसरी स्टेज में जब पेशेंट आता है तो इसको हम एक्साइटमेंट की स्टेज बोलते हैं, इसको डिलीरियम भी बोलते हैं। इसमें क्या है, पेशेंट को नॉजिया फील होता है, पेशेंट वोमिटिंग कर सकता है, पेशेंट हाइपर एक्टिवेट हो सकता है, पेशेंट की जो ब्रीदिंग है वो इरेगुलर हो जाती है, उसकी पल्स रेट इरेगुलर हो जाती है। तो ऐसा एक्साइटमेंट पेशेंट में देखा जाता है। तो इस एक्साइटमेंट को कम करने के लिए बेटा प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन दिया जाता है पेशेंट को। जैसे आप उसको ऐसी गोली दो जिससे उल्टी ना हो, एंटीमेटिक ड्रग्स। इसका एग्जांपल ऑन्डासेट्रॉन है ना। ऑन्डासेट्रॉन आपने नाम सुना होगा, मोमिकाइन ड्रग, है ना। ये इमेसिस को रोकता है। ऐसी दवाई जो इमेसिस को रोके, उल्टी आने के सेंसेशन को कम करे, उसको हम एंटीमेटिक दवाई कहते हैं। तो ये दे सकते हैं हम पेशेंट को, है ना। नौजिया की फीलिंग नहीं आएगी पेशेंट को। नौजिया मतलब उल्टी आने के पहले जो फीलिंग आती है ना, जो रिफ्लेक्सेस आते हैं, मुंह में खारा पानी आना, है ना, और मितली आना, तो इसको हम नौजिया बोलते हैं। तो इस फीलिंग को ये दवाई कम कर देगी। अब उसके ब्रीथिंग रेट को नॉर्मल रखने के लिए हम उसको दवाई दे देंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे, और रियल टाइम में हम उसको मॉनिटर भी करेंगे कंप्यूटर स्क्रीन पे। रियल टाइम में हम कार्डिनल साइन को मॉनिटर करते हैं। कार्डिनल साइंस क्या होते हैं, जैसे पल्स रेट है पेशेंट का, ब्रीथिंग रेट है, हार्ट रेट है, ये हम रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल रहना जरूरी है। क्योंकि ये यदि नॉर्मल नहीं रहेंगे तो पेशेंट की जान जा सकती है। फिर आती है इसकी तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या होता है, पेशेंट डीप स्लीप में चला जाता है, उसकी रिस्पिरेशन भी नॉर्मल हो जाती है, उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। ठीक है। और यही वो स्टेज होती है जिसमें सर्जरी परफॉर्म की जाती है। स्टेज में इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। 1 मिनट। इस स्टेज में सर्जरी परफॉर्म की जाती है। ठीक है। इसके बाद आती है बेटा फोर्थ स्टेज, जिसको नाम दिया गया है मेडुलरी डिप्रेशन। ये जो स्टेज है बेटा, इसमें पेशेंट कोमा में चला जाता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा रिलैक्स हो जाएगी कि फिर वो मूवमेंट शुरू ही नहीं होंगे, है ना। क्योंकि मेडुला ऑब्लंगाटा हमारे बॉडी का बहुत ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो कि बॉडी के ऑटोनोमिक प्रोसेस को रेगुलेट करता है। हमारी ब्रीदिंग रेट है, हार्ट रेट है, तो हार्ट रेट यदि चली गई, ब्रीदिंग रेट यदि चली गई, तो पेशेंट की तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए मेडुलरी डिप्रेशन को डेंजर जोन भी कहते हैं, इसको डेथ जोन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें पेशेंट की जान चली जाती है। तो कोई आपसे पूछे कि भाई एनेस्थीसिया की स्टेजेस कितनी होती है, तो आप कहोगे 4 स्टेजेस होती हैं। उनके नाम क्या है, आप कहोगे एनाल्जेसिया स्टेज फर्स्ट है, सेकंड है एक्साइटमेंट जिसको हम डिलीरियम भी कहते हैं, थर्ड स्टेज जिसको हम सर्जिकल एनेस्थीसिया स्टेज कहते हैं, इसी में सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और जो फोर्थ स्टेज होती है उसको हम मेडुलरी डिप्रेशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। हेलो, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है। तो आपको लोकल एनेस्थेटिक क्या है, जनरल एनेस्थेटिक क्या है, इसकी स्टेजेस क्या है, ये यदि एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप इसको लिख लोगे। स्टेजेस का डिस्क्रिप्शन आप दो दो चार चार लाइन का। हम्म। हाँ, डिफरेंस यदि पूछेंगे बेटा तो देखो, लोकल एनेस्थेटिक बॉडी के लोकलाइज्ड एरिया को सुन्न करता है। ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक में पूरी बॉडी सुन्न हो जाती है, मतलब दर्द का एहसास नहीं होता। और लोकल एनेस्थेटिक में पेशेंट कॉन्शियस रहता है, और जनरल एनेस्थेटिक में पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। ठीक है। लोकल एनेस्थेटिक में डेथ के चांसेस नहीं रहते यदि ओवरडोज हो जाए तो, लेकिन जनरल एनेस्थेटिक में यदि ओवरडोज हो जाए तो पेशेंट मेडुलरी डिप्रेशन में चला जाएगा, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो ये इसमें रिस्क ज्यादा रहता है और उसमें रिस्क कम रहता है। मेजर सर्जरी के लिए हम जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, और माइनर सर्जरी के लिए हम लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं। एक डिफरेंस में हम दवाइयों के नाम बता देंगे, कीटामिन, प्रोपोफोल, और आपका थियोपेंटल सोडियम। तो ये एग्जाम्पल हो गए आपके जनरल एनेस्थेटिक के। और वहीं पर मैं बात करूं लोकल एनेस्थेटिक के, तो उसमें आप लीडोकेन बोल सकते हो, बुवीवेकेन आता है,
और टाइबोकेन आता है। तो ये ड्रग्स के आप एग्जाम्पल दे सकते हो। इसमें आपका लोकल एनेस्थेटिक के भी सब टाइप्स होते हैं, एमाइड एमाइड टाइप के और एस्टर टाइप के। ठीक है। और इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी किया गया है, कि भाई शून्य किया है तो कितनी देर के लिए शून्य होगा, 10 मिनट के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा, 2 घंटे के लिए होगा। तो इनका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के आधार पे भी इसको क्लासिफाइड किया गया है। और जनरल एनेस्थेटिक को जो क्लासिफाइड किया गया है बेटा, ये किया गया है इनके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, कि किस रूट से दिए जाएंगे। ठीक है। एपनिया क्या होता है बताओ? एपनिया क्या होता है? हम्म। एपनिया आपको बताया था ना, एब्सेंस ऑफ ब्रीदिंग। यदि किसी कोई ब्रीदिंग चली जाए तो मतलब जान चली जाएगी। जब तक सांसें चलती है व्यक्ति जिंदा रहता है। जनरल एनेस्थेटिक का जो क्लासिफिकेशन है बेटा, वो ऑन द बेसिस ऑफ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किया गया है, जिसमें आपका इनहेलेशन एनेस्थेटिक आता है, जिसमें वोलेटाइल लिक्विड आते हैं गैसेस फॉर्म में, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड है और साइक्लोप्रोपेन है। और इसमें वोलेटाइल लिक्विड आते हैं जिसमें हेलोथेन है, इनफ्लूरेन है, आइसोफ्लूरेन है, वेस्फ्लूरेन है, इथाइल ईथर है। ठीक है। तो ये इसके लिक्विड के एग्जाम्पल हो गए। और आईवी रूट से दिए जाने वाले के एग्जाम्पल मैंने आपको अभी बताए थे। जो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में आता है थियोपेंटोल सोडियम, और नॉन बारबिचुरेट में आता है आपका कीटामीन, और बेंजोडाइजोपीन्स का एग्जाम्पल में मीटाजोलम, लोराजेपाम, डाइजेपाम, ये ड्रग्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है। गैसेस फॉर्म में मैंने आपको बताया था ना, अभी मेडिसिनल गैसेस पढ़ाया था जब, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O को हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। ये फर्स्ट गैसियस गैसियस फॉर्म में इन्वेंट किया गया जनरल एनेस्थेटिक था। और ये गैस कैसी होती है? कलरलेस होती है। ठीक है। स्वीट टेस्ट की होती है। और इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता। कम मात्रा में सूंघाई जाए तो पेशेंट हंसता है, और ज्यादा मात्रा में सूंघाई जाए तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। और ये नॉन इन्फ्लामेबल होती है। इन्फ्लामेबल कौन होता है? ईथर। ईथर एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो यूज है वो एनाल्जेसिया प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है, और ये इनहेलेशन रूट से दी जाती है। वोलेटाइल लिक्विड क्या होते हैं? जो रूम टेम्परेचर पे इवापोरेट होते हैं, उनको हम वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम ऑक्सीजन के साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं, ऑक्सीजन मास्क। ऑक्सीजन मास्क आपने देखा होगा, उसमें आपका 70% N2O होता है और 30% ऑक्सीजन होती है। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया कंप्लीट कर लिया है। इसमें आप में से किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैं आपको स्लाइड्स दिखा देता हूँ। स्लाइड्स आप देख लीजिए, इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। इस स्लाइड को देख के आप नोट्स बना लीजिएगा। कल आपकी क्लास होगी 9 बजे। मैं आपसे पूछूंगा लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और स्टेज ऑफ एनेस्थेसिया, और एनेस्थेसिया की इस कौन सी स्टेज में क्या चेंजेस पेशेंट की बॉडी में आते हैं। ये सब आपको कल बताना है। ठीक है। तो खत्म कर रहा हूँ आज की क्लास। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। सर इसकी रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे आप? ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग की लिंक मैं आपको 1-2 घंटे से भेज दूंगा। ओके। थैंक यू। चलिए ठीक है। ओके। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।